अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर्स में से तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी, तो आज हमने मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन को स्टडी करना है। तो मेमोरी हायरार्की बेसिकली यही है कि आपका हमने लास्ट लेक्चर में अब तक हम क्या कर चुके हैं, माइक्रो प्रोसेसर को हमने देखा है क्या होता है, उसको उसके इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिज़ाइन को हमने देख लिया, पाइपलाइन डिज़ाइन को देख लिया। तो अब हमारी जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो पार्ट है जो आपके कनेक्टेड होता है आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ, वो मेमोरी है। और उसको हमने देखना है और वो किस तरह डिज़ाइन की जाती है और किस किस तरह की मेमोरीज आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है। तो एज अ प्रोग्रामर जो है उनकी ख्वाहिश ये होती है क्या उनके पास अनलिमिटेड मेमोरी हो, ठीक है जी, और मेमोरी अनलिमिटेड हो। नंबर टू, उनको एक्सेस करना हो ना तो वो भी फ़ौरन एक्सेस की जा सकती हो, उसमें कोई भी डिले ना हो। ठीक है जी, आपने ये जस्ट आपने एक चीज़ आपको रिक्वायर्ड है और साथ ही आपके सामने हाजिर होगी। ठीक है जी, तो मिनिमम लेटेंसी हो, बल्कि अगर आइडियली ज़ीरो लेटेंसी हो और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी हो। प्रोग्रामर्स हमेशा ये ख्वाहिश करते हैं और लेकिन ये उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। ठीक है जी, तो फास्ट मेमोरी जो है वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू स्लोअर मेमोरीज। और मेमोरीज की अगर आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली कॉस्ट पर बिट काउंट की जाती है कि एक सिंगल बिट स्टोर करने की क्या कॉस्ट है। ठीक है जी, बिट लेवल पे हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो फास्टर मेमोरीज हैं वो एक्सपेंसिव हैं एज कम्पेयर टू स्लोअर मेमोरीज। ठीक है जी, हार्ड ड्राइव्स जिसमें डिस्क्स होती हैं और रोटेट करती रहती हैं मैग्नेटिक डिस्क, वो उनकी कॉस्ट कम होती है और वो स्लो भी होती हैं। ठीक है, उनमें लेटेंसी जो है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द रैम्स, जो मेमोरीज हैं जिनमें चिप्स यूज़ हुई होती हैं। मैग्नेटिक डिस्क से कंपेयर करें तो वो जो मैग्नेटिक डिस्क हैं वो चीप हैं और स्लो हैं। ठीक है जी, तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास स्लो मेमोरीज हैं, हार्ड ड्राइव भी है, लेकिन अगेन कुछ ना कुछ लेटेंसी हमें हर किस्म की मेमोरी में, जितनी भी दुनिया में मेमोरीज हैं, प्रैक्टिकली उनमें लेटेंसी जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है। और हमें फिर इस लेटेंसी की वजह से हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि हमें मेमोरी को किसी हायरार्की में हम अरेंज करते हैं, ताकि और हम हायरार्की में इस तरह अरेंज करेंगे जो फास्टर मेमोरीज हैं वो प्रोसेसर के करीब हों, जो स्लोअर मेमोरीज हैं वो प्रोसेसर से दूर हों। ठीक है जी, तो इसीलिए रैम्स जो हैं वो प्रोसेसर के करीब होती हैं और जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं वो प्रोसेसर से थोड़ा दूर होती हैं। ठीक है जी, पहले जो प्रोसेसर है वो सर्च करता है जो कंटेंट्स उसको रिक्वायर्ड होते हैं, वो रैम को सर्च करता है, रैम के बाद वो हार्ड ड्राइव को सर्च करता है। ठीक है जी, और रैम में भी एक कंसिडरेबल लेटेंसी फेस करनी पड़ती है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स ने ये किया कि भाई रैम की बजाय उन्होंने एक फास्टर मेमोरी प्रोसेसर से कनेक्ट कर दी जिसको हम कैश का नाम दिया। ठीक है जी, इसको अभी हम आज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोसेसर कैश को देख रहा है, कैश में नहीं है तो रैम को देख रहा है। रैम रिलेटिवली इसमें स्लोअर मेमोरी है एज कम्पेयर टू कैश। कैश जो है सबसे फास्टर मेमोरीज होती हैं। आगे कुछ स्टैटिस्टिक्स भी आएंगी जहाँ से आपको पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद वो हार्ड ड्राइव में सर्च करता है। ठीक है जी, तो एंटायर एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस अवेलेबल इन लार्जेस्ट स्लोएस्ट मेमोरी or incrementally smaller and faster memories each contain a subset of memories below it. Proceed in steps up towards the processor. ठीक है जी, जो फास्टर मेमोरीज हैं वो प्रोसेसर के करीब हैं, स्लोअर मेमोरीज हैं उस प्रोसेसर से दूर हैं, और जो स्लोअर मेमोरीज हैं उनकी स्पीड स्लो है, उनमें लेटेंसी जो है वो हायर है। ठीक है जी, इवन माइक्रो सेकेंड्स के अंदर लेटेंसी है, जबकि जो कैशेज हैं जो बिल्कुल प्रोसेसर के साथ अटैच्ड हैं और पिको सेकेंड्स नैनो सेकेंड्स में उनकी लेटेंसी होती है। ठीक है, आगे जाके भी देखेंगे भी हम। ओके, अब हमने प्रोसेसर के साथ कैशेस भी कनेक्ट कर दी, मेमोरीज भी कनेक्ट कर दी, तो क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ जो है वो कैश में स्टोर होनी चाहिए और क्या चीज़ जो है वो रैम में स्टोर होनी चाहिए। रैम रिलेटिवली प्रोसेसर से दूर है, कैशेस प्रोसेसर से करीब है, और
अब ये हमने प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी चैप्टर 1 में स्टडी किया था। उसमें 2 टाइप्स की लोकेलिटी हमने देखी थी। एक टेम्पोरल लोकेलिटी होती है, एक स्पेशियल लोकेलिटी होती है। टेम्पोरल लोकेलिटी का मतलब ये कि अगर कोई डेटा एक्सेस किया जा रहा है तो इन टाइम फ्यूचर में भी प्रिंसिपल और लोकेलिटी की वजह से जो फ्यूचर में अगर हमें एक डेटा एक्सेस किया है तो उसके करीब तरीन जो हम उसे टेम्पोरल लोकेलिटी का मतलब है कि हम उसे बहुत जल्द दोबारा यूज़ करेंगे, ठीक है। और स्पेशल लोकेलिटी का मतलब ये है कि अगर हमने कोई किसी एड्रेस पे, स्पेशल लोकेलिटी का मतलब ये है कि अगर हमने किसी एड्रेस पे कोई डेटा एक्सेस किया है तो उसके आसपास उस एड्रेस के करीब करीब जो नेबर्स में डेटा अवेलेबल है वो भी बहुत उसकी हाई प्रोबेबिलिटी वो एक्सेस किया जाएगा, ठीक है जी। एक टाइम में लोकेलिटी को हम देख रहे होते हैं और एक हम स्पेस में लोकेलिटी को देख रहे होते हैं। तो टाइम का मतलब ये है कि अगर हमने किसी वक्त कोई डेटा को यूज़ किया है तो रिसेंटली हम उसको दोबारा यूज़ करेंगे। स्पेशल के अंदर यह है कि अगर हमने किसी एड्रेस के ऊपर कोई डेटा को एक्सेस किया है तो उसके आसपास के नेबर्स जो हैं उनको भी हम बहुत जल्द यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी को यूज़ करते हुए हम कोशिश ये करेंगे कि जो प्रोसेसर के करीब तरीन मेमोरीज हैं हम उसमें वो वैल्यूज स्टोर करें, क्योंकि वो प्रोसेसर के करीब हैं और उनमें लेटेंसी जो है वो मिनिमम है, ठीक है जी। और नॉर्मली ये जो प्रोसेसर के करीब मेमोरीज हम अटैच करते हैं उनका साइज़ भी स्मॉल होता है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रोसेसर के बिल्कुल साथ इमीडिएटली हमने प्रोसेसर के साथ कोई 4 GB का रैम, 4 GB की मेमोरी कनेक्ट कर दी, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। जो रैम है वो कैशेस के बाद अवेलेबल होती हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली एक हायरार्की में सबसे पहले प्रोसेसर, फिर कैशेस, फिर लेवल 1 कैशेस, लेवल 2 कैशेस, लेवल 3 कैशेस और फिर उसके बाद रैम। तो ये बेसिकली हमें कुछ इस तरह का एक इल्यूजन सी क्रिएट हो जाती है कि भी हमारे पास एक बहुत लार्ज मेमोरी है और वो फास्ट है और उससे हम जो है वो प्रोसेसर जो है वो इजीली एक्सेस कर रहा है विद मिनिमम लेटेंसी, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, इस वक्त से 12 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। तो आज मैं नेक्स्ट स्लाइड से जाने से पहले, बल्कि पहले मैं आपको ये एक स्लाइड बता दूं, उसके बाद जो है आपकी मैं अटेंडेंस आज जरूर काउंट करूंगा, ठीक है जी। ओके जी, ये 3 केसेस हैं। ये जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनमें कुछ ऐसा होता है कि आपका एक CPU है, प्रोसेसर है, उसमें कुछ रजिस्टर्स हैं। ये आप डिटेल में देख चुके हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर फाइल, ये वो वाले रजिस्टर्स हैं। उनके साथ लेवल 1 कैश कनेक्टेड है, फिर लेवल 2 कैश कनेक्टेड है। लेवल 1 कैश जो है सिंपल 64 किलोबाइट्स की है और इसमें जो डिले है, लेटेंसी है, वो 1 नैनो सेकेंड की है। जो रजिस्टर्स में डिले आपको फेस करना पड़ता है वो 300 पिको सेकेंड्स का है, ठीक है जी। सबसे कम डिले है, सबसे जो इमीडिएट मेमोरी प्रोसेसर को अवेलेबल है वो रजिस्टर फाइल की है। उसके बाद लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश थोड़ी सी बड़ी कैश है और इसमें 256 किलो बाइट्स हैं और 5 to 10 नैनो सेकेंड्स का जो डिले आपको फेस करना पड़ता है अगर प्रोसेसर ने इस लेवल 2 कैश को एक्सेस करना है। उसके बाद मेमोरी, और मेमोरी रिलेटिवली लार्ज साइज की है, 1 to 2 GB, आजकल जो 32 GB तक अवेलेबल है, ठीक है जी। मोबाइल डिवाइसेस में 64 GB रैम भी अवेलेबल है और इसमें जो डिलेज हैं वो 50 to 100 नैनो सेकेंड्स हैं। उसके बाद आपकी हार्ड ड्राइव आती है और अमूमन जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनमें ये फ्लैश मेमोरी है। मैग्नेटिक डिस्क अमूमन नहीं होती है आपके मोबाइल डिवाइसेस में, ठीक है जी। तो इसमें इसके जो साइजेस अवेलेबल हैं 4 to 64 GB और इवन आजकल जो डिवाइसेस हैं आप लोग जानते हैं 512 GB भी अवेलेबल है, 256 GB भी इजीली अवेलेबल है, ठीक है जी। और इसमें जो डिले है वो सबसे ज़्यादा है, कहाँ, ये 300 पिको सेकेंड्स और 1 नैनो सेकेंड्स, यहाँ पे जो डिले है वो 25 to 50 माइक्रो सेकेंड्स का डिले है, ठीक है जी। और अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात करें कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पे 2 वर्जन हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप। टॉप पे लैपटॉप की वैल्यूज़ हैं, नीचे डेस्कटॉप की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे अगेन प्रोसेसर वही है, उसी तरह 300 पिको सेकेंड्स का डिले है। लेवल 1 कैशेस का साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है जी। जो मोबाइल डिवाइसेस में लेवल कैशेस हैं वही आपके पर्सनल लैपटॉप्स में कैशेस हैं रफली, ठीक है। ये हार्ड एंड फास्ट जो है ये आप नहीं कह सकते कि वैल्यूज़ हैं, ये जस्ट एक आप ये कहते हैं कि आपका एक कंप्यूटर है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेस्कटॉप्स हैं और लैपटॉप्स हैं उनमें लेवल 3 कैश भी अवेलेबल हो सकती है। तो यहाँ पे अगेन 64 किलोबाइट्स की है, 1 नैनो सेकेंड्स, 3 to 10 नैनो सेकेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नैनो सेकेंड्स का डिले है, यहाँ पे 5 नैनो सेकेंड्स का डिले है, ठीक है। और ये जो लेवल 3 कैश है ये रिलेटिवली लार्ज है। देखिए आप हायरार्की में हमारा ये प्रिंसिपल ये है कि हमने प्रोसेसर से करीब जो मेमोरीज हैं वो उनका साइज छोटा है,
ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा एक्सेस होगी, इसका डिले कम है। प्रोसेसर से दूर होते जाएं साइज बढ़ता जा रहा है और जो डिले है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये फिर उसके बाद लेवल 3 कैश के बाद जो है हमने मेमोरी को अटैच किया, ये 4 to 16 GB, और डेस्कटॉप्स के अंदर जो है वो 64 GB और इवन इस हायर जो है 128 GB इजीली अवेलेबल है। और यहाँ पे हार्ड ड्राइव जो है वो फ्लैश भी हो सकती है, और हार्ड ड्राइव जो मैग्नेटिक डिस्क हैं वो भी अवेलेबल है। मैग्नेटिक डिस्क का जो है जो आप यहाँ पे इसने सर्वर कंप्यूटर्स में शो की हुई है मैग्नेटिक डिस्क, इसका जो डिले है वो मिली सेकेंड्स में है। मिली सेकेंड्स बहुत ह्यूज अमाउंट है। जबकि जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं, फ्लैश मेमोरीज हैं, इनका जो डिले है वो 50 to 100 माइक्रो सेकेंड्स है। माइक्रो सेकेंड्स में डिलेज हैं, जबकि मैग्नेटिक डिस्क का डिले जो है वो मिली सेकेंड्स में है। कहाँ पिको सेकेंड्स और यहाँ कहाँ मिली सेकेंड्स, ठीक है जी। तो ये सर्वर कंप्यूटर्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हायर होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रैम जो है वो 256 GB रैम है। ये आजकल ये लैपटॉप्स में भी अवेलेबल है, डेस्कटॉप्स में ईजिली अवेलेबल है, लेकिन सर्वर कंप्यूटर्स में जो है इनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेवल 3 कैश है, यहाँ पे 8 MB की यूज़ हुई है, तो यहाँ पे 64 MB है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन टेराबाइट्स में 16 टेराबाइट्स की फ्लैश मेमोरी यूज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक डिस्क है 64 टेराबाइट्स। क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके गुड। ओके जी, ये कर्व है, इसमें परफॉर्मेंस वाई एक्सिस पे, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे ईयर्स लिखे हुए हैं। तो ये एक मेमोरीज का जो मेन प्रॉब्लम है वो ये कर्व हमें बता रहा है। कोई मुझे बताएगा कि क्या इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो रहा है, इसमें क्या क्या इशू आया हुआ है इसमें? एक मिनट जी, इसमें क्या, इस कर्व में क्या हमें बता रहा है? क्या इस कर्व में कोई मुझे थोड़ा सा इसमें इस पे इस कर्व पे कोई कमेंट करना चाहता हो वॉलंटरीली, ठीक है, ये कमेंट क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही जी, मेरा तो ख्याल है मैंने यहाँ से शेयर की हुई है, तो सारों को शेयर हो रही होगी। और जी किसी को अगर शेयर नहीं हो रही तो बताएं। मेरा ख्याल है बेटा आपकी साइड पे इशू है, क्योंकि मेरी साइड से स्क्रीन शेयर्ड है और किसी और ने कोई अभी तक मुझे इशू रेज नहीं किया कि सर हमारी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैंने शेयर की हुई है, आप ऐसा करो एक दो दोबारा कनेक्ट करके देख लो, मे बी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। मेरी तरफ से शेयर्ड है। ओके जी, तो जी कोई और आप में से कमेंट करना चाहता हो इस कर्व पे, ये जो कर्व है इस कर्व पे कुछ कमेंट करना चाहता हो, बल्कि करें आप लोग, वरना मुझे रोल नंबर वाइज कॉल करना पड़ेगा अभी। जी चलिए जी, मैं यस 13 रोल नंबर जी, दोबारा रिपीट करें, मुझे आपकी समझ नहीं आई। सर जो प्रोसेसर है वो उसकी परफॉर्मेंस क्विकली बिल्डअप हुई है, लेकिन बाद में यानी कि कांस्टेंट हो गई है, लेकिन मेमोरी की एक स्लो स्टडी ग्रोथ है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सिंपल सा कर्व है। आपने बहुत अच्छा किया, पार्टिसिपेट किया। बाकी इस छोटे से सिंपल से कर्व पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं तो उनको करना चाहिए, ठीक है जी। ये बहुत बुरी बात है कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करें। मैंने आपको शुरू में पहले दिन से कह चुका हूँ कि पार्टिसिपेशन मैटर करती है, आपका एग्जैक्ट सही आंसर होना भी मैटर करता है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता। मेन जो आपका आप मैं चाहता हूँ कि आप सब जो हैं वो पार्टिसिपेट जरूर किया करें, ठीक है। अगर आपने कोई आंसर गलत भी कर दिया तो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, आप कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप पार्टिसिपेट जरूर किया करें। तो आप देख सकते हैं प्रोसेसर में जो परफॉर्मेंस है ना वो तो इम्प्रूव होती जा रही है वक्त के साथ साथ, ठीक है। और ये हमने फर्स्ट लेक्चर्स में फर्स्ट वीक में देखा था कि जो हर जगह पे पैरेललिज्म में लिमिट्स आ गई, आर्किटेक्चरल इश्यूज में लिमिट्स अपने आ गई हैं, उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। पावर डेसिपेशन में जो इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, हमने पावर डेसिपेशन जो पावर कंजम्पशन में जो इंप्रूवमेंट्स लेके आए उसमें भी लिमिट्स आ गई हैं। प्रोसेसर की खास अभी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, लेकिन जो मेमोरी है उसकी तो इम्प्रूवमेंट ही स्लो है। यहाँ पे 10 का फैक्टर है, यहाँ पे 10,000 का फैक्टर है, और मेमोरीज जो है 2015 तक इसको क्रॉस नहीं किया, इस बैरियर को क्रॉस नहीं किया इन्होंने, ठीक है। अब हो सकता है अभी भी 2020-21 की भी आप देखें तो बहुत कहीं ऊपर यहाँ पे कहीं करके नहीं आ रही होगी। इसी तरह एक लीनियरली जिसकी बहुत स्लो है, स्लोप जो है बहुत लो है, ठीक है। मेमोरी में रेफरेंस जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही स्लो है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ना, ये परफॉर्मेंस कैलकुलेट हुई है यूजिंग लेटेंसी को इन्वर्स किया हुआ है, लेटेंसी का रेसिप्रोकल लिया हुआ है, और उसको हमने परफॉर्मेंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है जी। तो जितनी ज़्यादा लेटेंसी होगी उतनी बुरी परफॉर्मेंस होगी,
ठीक है, लेटेंसी कम होगी, डिले कम होगा, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है जी, तो मेमोरी में जो लेटेंसी है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस पुअर है, कम है। ठीक है जी, जबकि प्रोसेसर्स में उनकी लेटेंसी आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड में 300 पिको सेकेंड। ठीक है, तो लेटेंसी यहाँ पे बहुत बहुत कम है, कैशेस में ज़्यादा है, जो कि बेसिकली मेमोरीज ही हैं। ये मेमोरीज की टाइप्स हैं। ठीक है, ये सब मेमोरीज हैं। तो मेमोरी की टाइप्स हैं, ये फास्टर मेमोरीज हैं, ये स्लोअर मेमोरी है, ये बहुत ज़्यादा स्लो है, जो मैग्नेटिक डिस्क हैं। ठीक है, तो लेटेंसी का इन्वर्स करके इन्होंने परफॉर्मेंस को कहा गया कि भाई ओके 1/, लेटेंसी इज योर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर और मेमोरी। ठीक है जी, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है रेसिप्रोकल ऑफ लेटेंसी। ठीक है, तो मेमोरी में जो है डिलेज ज़्यादा है, लेटेंसी ज़्यादा है, प्रोसेसर में डिलेज जो है वो बहुत कम है, और इसमें इम्प्रूवमेंट भी आती जा रही है। अगर चाहे वो लिमिट्स हमने फर्स्ट वीक के सेकंड वीक के लेक्चर्स को आप गौर करें, याद करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये क्यों कांस्टेंट हो गई है। इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट्स नहीं खास आ रही, लेकिन मेमोरी की जो प्रोग्रेस है परफॉर्मेंस की, वो बहुत ही स्लो है। अब ये एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है। प्रोसेसर फास्ट है, यानी आप ये कह लें कि एक स्टूडेंट है, वो उसको वो उसका प्रोसेसर जो है ना वो बहुत ही फास्ट है और वो बहुत जल्दी चीज़ें पिक कर रहा है। लेकिन क्लास में कुछ स्लो स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रोसेसर थोड़ा काफ़ी स्लो है, वो चीज़ें इंस्ट्रक्टर की आहिस्ता पिक करते हैं। तो उन स्लो स्टूडेंट्स की वजह से जो फास्ट स्टूडेंट है वो उसको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि भाई ओके मैं ज़्यादा जल्दी चीज़ें पिक कर रहा हूँ, लेकिन टीचर जो हैं वो बहुत स्लो जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह है, जो प्रोसेसर है वो फास्ट हो गए, मेमोरी स्लो है। तो प्रोसेसर ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मेमोरीज जो हैं वो इतनी तेज़ी से एक्सेस इतनी तेज़ी से आपको डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये एक गैप क्रिएट हो गया है, जिसको मेमोरी परफॉर्मेंस गैप का नाम दे रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इशू ये है मेमोरीज में। ठीक है, कि ये गैप क्रिएट हुआ है और ये बढ़ता ही जा रहा है। अब तो खैर कम होना शुरू हो गया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर कांस्टेंट हुआ है, मेमोरीज बहुत स्लाइटली इम्प्रूवमेंट्स हैं उनमें। तो ये जो गैप है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी गैप को सॉल्व करने के लिए ना ये हायरार्की यूज़ करते हैं, ताकि जो फास्टर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और फ्रीक्वेंट डेटा है, जो फ्रीक्वेंटली आपको चाहिए, वो आप जल्दी एक्सेस कर लें। जो लेस फ्रीक्वेंट डेटा है वो मेमोरी में कर दें, जो लीस्ट फ्रीक्वेंट है आप उसे स्टोरेज में स्टोर कर दें। ठीक है, तो उससे ये होगा कि ये गैप जो है ओवरऑल, ये जो ओवरऑल गैप है इसको हम ओवरकम कर सकेंगे। ठीक है जी, तो ये थोड़ी कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, मैंने भी शुरू में भी जिक्र किया था। जो रजिस्टर्स हैं वो लेस देन 10 किलोबाइट्स होते हैं। यहाँ पे 4 किलोबाइट्स है, 10 किलोबाइट्स भी कई जगहों पे आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू, लेस देन 10 किलोबाइट्स, 4 किलोबाइट्स। ठीक है, कैशेस 32 to 8 MBs की हैं। इसकी हायर वैल्यूज भी अवेलेबल हैं आजकल, 32 MBs तक भी आपको कैश इजीली मिल जाएगी। 64 MB नहीं, सॉरी, वन लेवल 3 कैशेज अमूमन 128 MBs तक की भी होती हैं। ठीक है जी, मेन मेमोरी लेस देन 1 टेराबाइट। ठीक है जी, अभी तक मेरा नहीं ख्याल, मैंने खुद नहीं पर्सनली सुना कि किसी डेस्कटॉप या मोबाइल डिवाइस में जो रैम है वो 1 टेराबाइट के करीब हो, राइट। कोई 64 GB, 256 GB तक गेमिंग लैपटॉप्स हैं, 256 GB तक उनमें अमूमन रैम होती है। ठीक है जी, अगर किसी आप में से किसी के पास कोई गेमिंग लैपटॉप है और उसका रैम 256 GB से ज़्यादा है, तो अभी मुझसे शेयर कर सकते हैं कि सर मेरे पास जो रैम है मेरे कंप्यूटर में वो अराउंड 215 GB रैम हमने लगाया हुआ है। ठीक है, तो रैम जो है वो कम है। सर्वर कंप्यूटर्स में इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, जो डिस्क स्टोरेजेस हैं, मैग्नेटिक डिस्क जो हैं वो आपको आई गेस 4 टेराबाइट्स भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है जी, तो जो इनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये CMOS, ये सारी आप चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम और ये मैग्नेटिक डिस्क और फ्लैश मेमोरीज। ठीक है, ये आप सारी चीज़ें आप अपने प्रीवियस कोर्सेज में, डिजिटल सिस्टम्स में, माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज में आप CMOS ट्रांजिस्टर्स के बारे में भी बहुत कुछ देख चुके हैं। ठीक है जी, एक चीज़ और याद रखें, ये जो कैशेज़ हैं ये कई दफ़ा आप प्रोसेसर के साथ ऑन चिप अवेलेबल है। ठीक है, जो आप लेवल 1 कैश है वो अमूमन आपकी ऑन चिप होती है। ठीक है, बाकी लेवल 2 लेवल 3 कैशेज जो हैं वो अमूमन आप उसे उन्हें वो आपके प्रोसेसर के करीब आप उनको अटैच करते हैं, लेकिन लेवल 1 कैशेज जो हैं वो आजकल अमूमन ऑन चिप आपको अवेलेबल होती है। ठीक है, और ये जो एक मल्टीपल पोर्ट्स का भी एक है, हमने देखा था हम पाइपलाइन के केस में रीड और राइट डिफरेंट हाफ साइकिल्स में करते थे। ठीक है,
फिर एक स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स को हमने स्टडी किया था बिल्कुल शुरू में, और हमने कहा था ये बहुत लीस्ट फ्रीक्वेंट हैं। उसमें ये होता है कि आपकी आप रीड भी करना चाह रहे हैं, रैम की केस में आप रीड भी करना चाह रहे हैं, राइट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन पोर्ट एक है, तो आप एक पोर्ट से रीड कर देंगे, उसी फिर राइट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि पहले रीड ऑपरेशन कंप्लीट हो फिर मैं राइट करूँगी, क्योंकि पोर्ट एक है। तो अमूमन आप ये भी करते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स कनेक्ट कर देते हैं, एक रीड पोर्ट होती है, एक राइट पोर्ट होती है, तो राइट पोर्ट से आप राइट कर रहे हैं, रीड पोर्ट से रीड कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स में आपको याद होगा कि स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स के अंदर स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हैजर्ड्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आपकी मल्टीपल पोर्ट्स यूज़ होती हैं आपकी रजिस्टर फाइल में। ये एक्सएक्स टाइम, ये अगेन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, 0.2 नैनो सेकेंड, बेसिकली ये 300 पिको सेकेंड पीछे रिप्रेजेंट किया, डिस्प्ले किया हुआ था डायग्राम में। 0.5 to 10 नैनो सेकेंड, ये आप यहाँ पे डिस्क स्टोरेज में देखें, ये कोई 5 मिलियन नैनो सेकेंड्स जो हैं वो यहाँ पे, यानी बेसिकली ये 5 मिली सेकेंड्स बन जाएंगे। ठीक है जी, यस। और ये जहाँ बैंडविड्थ है, यहाँ आप देखें इनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बैंडविड्थ है, यहाँ पे बैंडविड्थ जो है वो स्लो है, कम है। ठीक है जी, 100 to 1000 मेगा बाइट्स पर सेकेंड, और यहाँ पे आप देखें कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे भी बताया हुआ है कंपाइलर इनको मैनेज कर रहा है, हार्डवेयर मैनेज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो मेमोरीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रही हैं। ठीक है जी, और ये वही हायरार्की है, रजिस्टर के बाद जो है कैशेस होते हैं, कैशेस के बाद मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी के बाद आपकी स्टोरेजेस हैं, डिवाइसेस डिस्क हैं, हार्ड डिस्क हैं। ठीक है, ओके जी। जो मल्टीपल कोर प्रोसेसर्स हैं, यानी एक प्रोसेसर नहीं है बल्कि मल्टीपल कोर्स, मल्टीपल प्रोसेसर्स कनेक्टेड हैं। अगर आप मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर है आपका, तो वहाँ पे जो मेमोरी के इश्यूज हैं वो ज़्यादा क्रूशल हो जाते हैं। कैसे जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी पहले कह लें, इंटेल कोर i7 की अभी बुक में एग्जांपल दी हुई है, कैन जनरेट 2 रेफरेंसेस पर कोर पर क्लॉक। जो कोर i7 है वो 2 रेफरेंसेस पर कोर पर क्लॉक साइकिल जो है वो जनरेट कर सकता है। ठीक है जी, और उसमें अमूमन कोर i7 में एक उसके किसी एक कोर i7 भी एक सीरीज है, उसके किसी प्रोसेसर में 4 कोर्स हैं और वो 3.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक पे ऑपरेट कर रहा है। तो ये जो कोर i7 है 25.6 बिलियन 64 बिट डेटा रेफरेंस करता है पर सेकेंड, राइट। 25.6 बिलियन, ये प्रोसेसर की बात हो रही है, मेमोरी की बात नहीं हो रही, प्रोसेसर की बात हो रही है। 25.6 बिलियन 64 बिट डेटा रेफरेंसेस पर सेकंड प्लस, ठीक है, प्लस 12.8 बिलियन 128 बिट इंस्ट्रक्शन रेफरेंसेस पर सेकंड, राइट। 128 बिट इंस्ट्रक्शन रेफरेंसेस पर सेकंड, और ये एक इंस्ट्रक्शन 128 बिट की है, और कितनी इंस्ट्रक्शन रेफरेंसेस हो रहे हैं, 12.8 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है वो रेफरेंसेस हो रहे हैं। तो इन दोनों का सम अप करें तो जो प्रोसेसर है वो 409.6 गीगाबाइट्स पर सेकंड रेफरेंसिंग कर रहा है। ठीक है, जबकि जो रैम है, जो आजकल की लेटेस्ट रैम्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसके 8% पे ऑपरेट कर रही हैं, विच इज़ 34.1 गीगाबाइट्स पर सेकंड। रिक्वायरमेंट आपकी 409.6 गीगाबाइट्स पर सेकंड की है। ये जो गैप है, ये गैप यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ हुआ है कोर i7 और मेमोरीज में। 409.6 गीगाबाइट्स पर सेकंड की रिक्वायरमेंट है, जबकि रैम्स जो हैं वो इसके 8% पे ऑपरेट कर रहे हैं, 34.1 गीगाबाइट्स पर सेकंड। ठीक है जी, तो इस प्रॉब्लम को, गैप को रिड्यूस करने के लिए मल्टीपोर्ट्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है जी, पाइपलाइन कैशेज यूज़ हो रही हैं। पाइपलाइन को आपने देख लिया, तो कैशेज की टर्म्स में जो अभी हम आगे फर्दर देखेंगे तो आपको ये भी इजीली पता चल जाएगा कि पाइपलाइन कैशेज का क्या मतलब है। 2 लेवल ऑफ कैशेज, इवन 3 लेवल ऑफ कैशेज आर अवेलेबल। ठीक है, और पर कोर हम इसे यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली सॉरी 2 लेवल ऑफ कैशेज जो हैं वो पर कोर यूज़ हो रही हैं, और थर्ड लेवल पे हम एक कैश यूज़ करते हैं जो दोनों कोर्स जो हैं या 4 कोर्स जो हैं वो उनमें शेयर्ड होती है। हर कोर के साथ 2 लेवल कैशेज अटैच्ड हैं। ठीक है, कोर 1 के साथ लेवल 1 लेवल 2 अटैच है, कोर 2 के साथ लेवल 1 लेवल 2 अटैच है, कोर 3 के साथ लेवल 1 लेवल 2 कैश अटैच्ड है, कोर 4 के साथ लेवल 1 लेवल 2 कोर कैश अटैच्ड है। लेकिन जो उसके बाद थर्ड लेवल पे आपकी शेयर्ड कैश है। ठीक है, और कई प्रोसेसेस में इवन 4th लेवल कैशेस भी अवेलेबल है। लेकिन आप लोगों को याद होगा हमदाज़ला वो कहता है कि इंक्रीमेंटल चेंजेस करें तो उनका फ़ायदा कम होना शुरू हो जाता है। तो लेवल 4 के बाद अभी तक मैंने लेवल 5 कैश नहीं सुनी। ठीक है जी, मैक्सिमम मैंने लेवल 4 कैश तक देखा है,
इसके आगे लेवल 5 कैश, लेवल 6 कैशेस नहीं है, अभी तक मैंने नहीं सुनी, ठीक है जी, और उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। ये हमें अहमदाबाद ज़िला में बता रहा है कि इंक्रीमेंटल चेंजेस के बाद उनका इम्पैक्ट जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो लेवल 3 कैश जो है वो शेयर्ड है अमंग ऑल 4 कोर्स, ठीक है जी। तो यस, अब ये अगेन ये कैशेस को कनेक्ट करने की वजह से आपकी जो पावर डेसिपेशन है, क्योंकि ये एडिशनल मेमोरी है, रैम है और स्टोरेज है, इसके अलावा कैशेस आपकी एडिशनल मेमोरीज हैं। इन एडिशनल मेमोरीज की वजह से जो आपकी पावर डेसिपेशन है और जो एरिया, जो हमने चिप एरिया है, जो हमने शुरू के लेक्चर्स में हमने देखा था, ये आपका इसका बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। एरिया अगर आप कैशेस अटैच करेंगे डेफिनेटली आपको एरिया ज़्यादा चाहिए और पावर डेसिपेशन जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। और मैं एक बार दोबारा रिपीट करता चलूँ, ये कैशेस जो लेवल 1 कैश है उसमें हम कोशिश हमारी कोशिश होगी, जो प्रोसेसर है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेटा यूज़ हो रहा है और बार बार यूज़ हो रहा है, प्रिंसिपल और लोकेलिटी की बेस पे आप इस लेवल 1 कैशेस में वो डालेंगे जिनमें टेम्पोरल और स्पेशियल जो लोकेलिटी है वो यूटिलाइज, उसकी बेस पे आप इनमें डेटास को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जो लीस्ट फ्रीक्वेंट डेटा है वो स्टोरेज में। ओके जी, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्रू आउट द कोर्स चलती रहेंगी कैशेस के लिहाज से, मेमोरी रेफरेंसेस के लिहाज से, ठीक है जी। व्हेन अ वर्ड, यानी डेटा यहाँ पे बात हो रही है, और ये आप 32 बिट्स, वर्ड इज 32 बिट्स, डबल वर्ड इज 64 बिट्स, ठीक है जी। तो व्हेन अ वर्ड इज नॉट फाउंड इन द कैश अ मिस अकर्स, ठीक है जी। अगर आप प्रोसेसर को कुछ चाहिए कैश में और वो कैश के अंदर अवेलेबल ही नहीं है तो हम कहते हैं कि मिस अकर हुआ है, ठीक है जी। ये मिस आपने याद रखना है, जब कैश में जो वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है जिसको उसने सर्च करना है आगे प्रोसेसर ने, तो हम कहते हैं कि मिस अकर हुआ है। फेच वर्ड फ्रॉम लोअर लेवल इन हायरार्की रिक्वायरिंग अ हाई लेटेंसी रेफरेंस, ठीक है जी। तो अगर उसे मिस अकर हो गया, प्रोसेसर को कैश में वो रिक्वायर्ड वर्ड नहीं मिला, ठीक है जी, रिक्वायर्ड डेटा नहीं मिला, यहाँ पे बेसिकली वर्ड जो है डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 32 64 बिट्स की बात नहीं, जनरली ये बात कर रहा है कि अगर एक डेटा उसको नहीं मिला तो मिस अकर हुआ, मिस अकर हो गया, तो फिर वो कैश के नीचे, अगर लेट्स सपोज लेवल 1 में नहीं मिला तो आप फिर लेवल 2 में वो सर्च करेगा, लेवल 2 में नहीं मिला लेवल 3 में सर्च करेगा, लेवल 3 में नहीं मिला रैम में सर्च करेगा, रैम में नहीं मिला फिर हार्ड ड्राइव में सर्च करेगा। तो जितनी ज़्यादा सर्च होगी उतनी हायर लेटेंसी रेफरेंस ये कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। अगर लेवल 1 में नहीं मिला, लेवल 2 में मिल गया, तो रिलेटिवली जो लेटेंसी है वो कम होगी। लेकिन अगर उसे थ्रू आउट ऑल मेमोरी हायरार्की को देखना पड़ा, सर्च करना पड़ा, यहाँ से 2 में 3 में मेमोरी में फिर भी नहीं मिला, स्टोरेज में गया, तो एक हाई लेटेंसी रेफरेंस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। और लो लेवल में भी अनदर कैश और द मेन मेमोरी में भी आपको दिखा चुका हूँ, और ऑल्सो फेच द अदर वर्ड्स कंटेन विद इन द ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। अगर हमें एक वैल्यू चाहिए और वो मिस अकर हो गया, अब हमें उसे लोड करना है आइदर लोअर लेवल कैशेज और मेमोरी और स्टोरेज, तो हम ये नहीं करते कि सिर्फ एक ही वर्ड उठा लें, हम एक पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ वर्ड्स उठाते हैं। और वो पूरा का पूरा ब्लॉक हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी आपके प्रोग्राम्स में होती है, उसमें स्पेशियल लोकेलिटी भी होती है और टेम्पोरल लोकेलिटी भी होती है। उसकी बेस पे अगर आप एक पूरा ब्लॉक उठा लें तो लोकेलिटी, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी हमें ये कहता है कि उस ब्लॉक के आसपास के जो वर्ड्स अवेलेबल होंगे वो भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो भी जल्द अज जल्द यूज़ हो, ठीक है। और अगेन एक ब्लॉक को उठाना और उसे कैश में कॉपी करना, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेटेंसी का है, इसमें लेटेंसी होगी, डिले आएगा, ठीक है। और ये गैप हमने रिड्यूस करना है, ठीक है जी। और पहले ही मेमोरी स्लो है और अगर आप कॉपी करना शुरू करें हर रेफरेंस में तो आपका और जो है जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो और बुरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक सिंगल वर्ड नहीं उठाते, चाहिए आपको एक ही, लेकिन आप लोग प्रिंसिपल और लोकेलिटी यूज़ करते हुए आप पूरा का पूरा एक ब्लॉक उठा लेते हैं और उस ब्लॉक को कैश में, को हाई लेवल कैश में कॉपी कर देते हैं, ठीक है जी। तो स्पेशल लोकेलिटी को आप उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसको पूरे ब्लॉक को आप कॉपी कर लेंगे। ओके जी, आप आगे क्या है, प्लेस ब्लॉक इनटू कैश इन एनी लोकेशन विद इन इट्स सेट डिटरमिन्ड बाय द एड्रेस। ओके जी, अब ये जो सेट है आपका, ये जो कैशेज हैं वो
स्लाइटली डिफरेंट होती हैं आपकी रैम से। इसमें ये होता है, अगर आपकी एक कैश है, आप उस कैश को फर्दर सेट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी, और उस सेट्स के अंदर आपके ब्लॉक्स कॉपी होते हैं, ठीक है। तो आपकी कैश है, कैश के अंदर आपके सेट्स हैं और उन सेट्स के अंदर ब्लॉक कॉपी होते हैं, ठीक है जी। अब ये कॉपी कैसे होते हैं और वो कैश का एड्रेस कैश में वो कैसे कॉपी होते हैं, आगे जाके मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे ये देख लें कि ब्लॉक एड्रेस, मॉड्यूलो ऑपरेटर, नंबर ऑफ सेट्स इन द कैश। इसको भी मैं आगे एक एग्जांपल दूंगा, वहाँ पे भी मैंने ये आपको इक्वेशन लिखी हुई नजर आएगी। तो अगेन आपकी कैश के अंदर सेट्स हैं, आपने कैश को सेट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर कैश के अंदर आपके ब्लॉक्स प्लेस होते हैं, ठीक है जी। अगेन कोई क्वेश्चन है दरम्यान में, मुझे कहीं पे भी दरम्यान में इंटरप्ट कर सकते हैं, इसलिए परेशान ना हो, किसी भी वक्त आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। अगर आपके कैश के अंदर n सेट्स हैं तो आप अपनी कैश को कहते हैं कि इट इज n वे सेट एसोसिएटिव कैश। ये कैश का नाम है, ठीक है जी, कैश की टाइप है, ये कैश की टाइप्स हैं, ये तीनों कैश की टाइप्स हैं। 3 टाइप्स की मेनली कैशेज होती हैं। एक कैश होती है सेट एसोसिएटिव, सेकंड कैश है डायरेक्ट मैप्ड कैश, थर्ड टाइप है जी फुली एसोसिएटिव, ठीक है जी। फुली एसोसिएटिव कैश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेट होता है, पूरी की पूरी कैश ही एक सेट होती है, ठीक है जी। डायरेक्ट मैप के अंदर क्या होता है, हर जितने ब्लॉक्स उसके अंदर आ सकते हैं उतने सेट्स हैं, वन ब्लॉक पर सेट। जितने ब्लॉक्स उसके अंदर आ सकते हैं आपकी कैश में, वो एक सेट में जाएंगे और सेट की कैपेसिटी सिर्फ एक ब्लॉक है, सिंगल वन ब्लॉक है, हर सेट के अंदर सिंगल एक ब्लॉक आ सकता है, ठीक है जी। लेकिन ये n वे सेट एसोसिएटिव, अगर n सेट्स हैं तो हर सेट के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स आएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी कैश के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप क्लियर कर लें, मैं आपको आगे जाके दोबारा दिखाऊंगा भी। आपकी कैश के अंदर अगर n सेट्स हैं और सेट्स की जो कैपेसिटी है ना, अगर आप कहते हैं कि आपके एक सेट के अंदर 4 ब्लॉक्स आ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं आपकी कैश इज 4 वे सेट एसोसिएटिव। एक सेट के अंदर अगर 4 ब्लॉक्स आ सकते हैं, देन यू विल से यू हैव अ कैश व्हिच इज n वे सेट एसोसिएटिव, ठीक है। आगे एक डायग्राम भी आएगी, उसमें आपको ये तीनों डिफरेंट कैशेस जो हैं मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। एक चीज़ आपने याद रखनी है, बल्कि आप लोगों के ऑब्जर्वेशन में भी आई होगी ये बात, वो ये है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रीड ऑपरेशन ज़्यादा करता है, ठीक है जी, रीड ऑपरेशन ज़्यादा करता है, राइट ऑपरेशंस कम होते हैं। जब भी आप कोड लिखते हैं तो राइट ऑपरेशंस कम होते हैं, रीड ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं। अमूमन वेरिएबल्स को ज़्यादा रीड करना पड़ता है, अपडेट कम होते हैं, ठीक है जी। जनरली ये ऐसा होता है, ठीक है जी। तो आप रीड को प्रेफरेंस करते हैं ओवर राइट, ठीक है। और राइट में कुछ इश्यूज हैं जो आगे जाके ज़्यादा आपको क्लियर कर दूंगा मैं। उसमें राइट, अगर आपने कैश को राइट करना है तो उसमें 2 स्ट्रेटजीज हैं जो आप यूज़ करते हैं, एक राइट थ्रू कैश है, एक राइट बैक कैश है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है, राइट थ्रू स्ट्रेटजी है, नंबर 2 राइट बैक की स्ट्रेटजी है। राइट थ्रू के अंदर ये होता है, गौर से सुन लें, आपने कैश में राइट करना है तो जो आप वैल्यू, कैश जो होती है बेसिकली टेम्परेरी मेमोरी है, रैम भी टेम्परेरी मेमोरी है, मेन स्टोरेज आपकी हार्ड ड्राइव में होती है, ठीक है। तो राइट थ्रू में ये होता है, जैसे ही आपने कैश में राइट करते हैं ना, तो आपकी कोशिश ये होती है, बल्कि आप कोशिश नहीं होती, आप ये करते हैं, आप लो लेवल की जो हायरार्की है उसमें भी वैल्यूज को अपडेट करते हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल को अपडेट करना है, कैश में अपडेट होगा, तो राइट थ्रू के अंदर वो लो लेवल पे रैम के अंदर पड़ा हुआ है तो रैम में भी अपडेट होगा, स्टोरेज में पड़ा हुआ है तो वो स्टोरेज में भी अपडेट होगा। नॉर्मली आप रैम तक जाते हैं, इससे नीचे बाद में जाते हैं, ठीक है। वो बेसिकली उसका प्रोसेसर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप कैश में वैल्यू अवेलेबल है तो आपको हार्ड ड्राइव में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप प्रोसेसर अपना काम जारी रखेगा, हार्ड ड्राइव में वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। राइट बैक में ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल पे वैल्यू को अपडेट करते हैं, और जो लो लेवल पे लेवल 2 लेवल 3 रैम की वैल्यूज़ हैं उनको आप अपडेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ओनली अपडेट लो लेवल्स ऑफ हायरार्की व्हेन एन अपडेटेड ब्लॉक इज रिप्लेस्ड। आप सिर्फ और सिर्फ लो लेवल को तब अपडेट करते हैं जब आपकी हाई लेवल पे लेवल 1 कैश में वैल्यू को अपडेट करना हो,
ठीक है, लेट्स सपोज आपने लेवल 1 कैश में एक वेरिएबल स्टोर किया 5, तो आप उसे नीचे लेवल 2 लेवल 3 या रैम में अपडेट नहीं करते, सिर्फ लेवल 1 कैश में वो लिखा हुआ है। लेकिन आपको पता है रैम जो कैशेज हैं वो स्मॉल मेमोरीज हैं, ये बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं। तो लेट्स सपोज आपकी कैश फुल है और आपको किसी ब्लॉक को रिप्लेस करना है, तो वो वैल्यू कैश में पड़ी हुई, अगर आप उसको रिप्लेस कर देंगे तो वो गार्बेज बन जाएगी, राइट। वो आप कह लें कि इनवैलिड हो जाएगी। उस वैल्यू को कहीं और स्टोर होना चाहिए ताकि अगर कहीं और रेफरेंसिंग होनी है तो उसको रेफर किया जा सके। ठीक है जी। तो राइट बैक के अंदर सिर्फ जब आपको एक वैल्यू को अपडेट करना है तब ही आप लो लेवल हायरार्की में वैल्यूज को अपडेट करते हैं। ये दोनों में फ़र्क है, राइट बैक में राइट थ्रू में। राइट थ्रू में आप इमीडिएटली कर देते हैं, राइट बैक में आप वेट करते हैं, और जब तक आपको अपडेट ना करना हो वैल्यू को तब तक आपकी वैल्यू वहीं पड़ी रहती है। अगर अपडेट करना हो तो फिर आप लो लेवल हायरार्की में वैल्यूज़ को भेज देते हैं कॉपी करने के लिए। ठीक है जी। और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं एक बफर यूज़ करती हैं जिसको हम राइट बफर का नाम देते हैं। और राइट बफर जो मैंने भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है, राइट बफर जो है वो आपके राइट्स को एसिंक्रोनस करता है। ऐसा नहीं है आपका प्रोसेसर वेट करता रहे कि भी ओके पहले मेरा राइट कंप्लीट हो, अगर अपडेट करना पड़ा है तो लेटेंसी ज़्यादा होगी। लेवल 1 से लेवल 2 में कॉपी करना है तो लेटेंसी ज़्यादा हो जाएगी ना, कॉपी करना है उसमें लेटेंसी आएगी। तो ये बफर जो है वो वैल्यूज़ बेसिकली बफर में चली जाती हैं और प्रोसेसर अपना काम करता रहता है, और बफर बाद में एसिंक्रोनसली उस वैल्यू को कॉपी करके लो लेवल हायरार्की में भेज देता है। ठीक है, ये बफर सिर्फ इसलिए यूज़ हो रहा है ताकि प्रोसेसर अपना काम जारी रखे, वेट ना करे, प्रोसेसर स्टॉल की कंडीशन ना आए, प्रोसेसर वेट ना करे, वो अपना काम जारी रखे। और ये जो बफर है ये आपकी हायरार्की से लोअर हायरार्की जो मेमोरी हायरार्की है उसमें आपको कॉपी करने के लिए एसिंक्रोनसली कॉपी करने के लिए राइट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। ओके, एक और टर्म है जी मिस रेट। ये जो पहले मैंने मिस को डिस्कस किया है यहाँ पे उसका रेट है। सही ठीक है जी। यस जी, पूछें। सही, राइट बफर जो होता है ये कौन सी मेमोरी के अंदर होता है? ये कैशेस के साथ अटैच्ड है। ठीक है, यानी लेवल 1 कैश में आपकी वैल्यू है जिसे अपडेट करना है, और उस लेवल 2 में कॉपी करना है। तो वो लेवल 2 में प्रोसेसर वेट नहीं करेगा कि भी ओके लेवल 1 का वर्ड लेवल 2 में कॉपी हो, वो अपना काम जारी रखेगा। लेवल 1 कैश से सिर्फ इस बफर में वैल्यू डाल देगी और एसिंक्रोनसली इस बफर के थ्रू लेवल 2 लेवल 3 और मेमोरी और स्टोरेज में आपकी वैल्यूज जो है वो कॉपी होती रहेंगी, प्रोसेसर अपना काम जारी रखेगा। तो ये आपकी कैशेस के साथ अटैच्ड है आपका बफर। क्लियर हो गया जी? सर ठीक है जी। ऐसा नहीं हो सकता कि क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आपने एक वैल्यू राइट किया तो वो अभी आगे ट्रैवल नहीं की थी, तो उससे पहले एक और वैल्यू हम राइट बफर पे चली गई है, नहीं ऐसा हो ये सकता है? ऐसा नहीं, ये देखें, लेट्स सपोज आपकी मैं आपको ना एक मिनट जी, अगर एक मिनट, लेट्स सपोज आप ये प्रोसेसर है और वैल्यू जो है लेवल 1 कैश में है, राइट बैक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, राइट बैक ये कहता है कि वो लेवल 2 लेवल 3 और लोअर हायरार्की में वो वैल्यूज को कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, राइट थ्रू में कॉपी हो जाती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक वैल्यू 5 यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, और ये कैश फुल हो गई है, अभी तक इसकी रेफरेंसिंग नहीं हुई। ठीक है, तो अब लेट्स सपोज उस वैल्यू को ना इसी में पड़ी हुई है, वैल्यू इसी में पड़ी हुई है, और लेट्स सपोज जो आपका क्वेश्चन है ना उसको अपडेट करना है। लेट्स सपोज एक इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट आ जाती है 5 + 1 इट मस्ट बी 6। ठीक है, तो अब कुछ ये होगा, दूसरी कंडीशन ये है कि ये कैश फुल हो जाती है। ठीक है, और वो वैल्यू जो है वो यूज ही नहीं हो रही काफी देर से। दोनों केसेस में ये वैल्यू जो है वो लेवल 2 कैश में जाएगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं इंक्रीमेंट की बात करता हूँ, वो थोड़ा सा आपके कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आ जाएगी। तो लेट्स सपोज ये इसमें वैल्यू 5 स्टोर है और प्रोसेसर जो है वो 5 + 1 कर रहा है। ठीक है, तो वो वेरिएबल लेवल 1 कैश उसको अवेलेबल है, उसको अपडेट करेगा और अपडेट करके उसमें वापस स्टोर कर देगा। आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई लेकिन लेवल 1 कैश के अंदर ही रही, उसको रिप्लेस नहीं करना। यस, अपडेट हुई, अपडेट होने जब आपने इसे अपडेट किया, ये अपडेट होगी 6, तब आपने इसको लोअर मेमोरीज में कॉपी करना है।
राइट बैक के अंदर ये कह रहा है कि जब आपकी वैल्यू अपडेट होगी, कहाँ पे गया जी, ओनली अपडेट लोअर लेवल्स ऑफ हायरार्की व्हेन एन अपडेटेड ब्लॉक इज रिप्लेस्ड। ठीक है जी, आपका ब्लॉक है जब रिप्लेस होना है तब ही आपकी जो ब्लॉक है वो कॉपी होगा लोअर कैश में। तो अगर आपने 5+1 किया तो आपका इसी कैश में वैल्यू स्टोर होगी, वो स्टिल राइट बैक के अंदर पीछे कॉपी नहीं हुई। लेकिन अगर आपका ये ब्लॉक यूज़ ही नहीं हो रहा, रेफरेंसिंग हो ही नहीं रही और ये कैश फुल हो गई है और नए ब्लॉक्स को इसके अंदर आना है, तब ये बैक बफर में जाएगी और बफर जो है इनको लेवल 2 कैश में कॉपी कर देगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि भाई कॉपी कर आपका जो क्या कहते हैं जो रेफरेंसिंग है वो आप कॉपी करने से पहले उसने दोबारा उसको रेफर किया, ठीक है, यानी बफर के अंदर वैल्यू है और आपका प्रोसेसर जो है वो उसको दोबारा एक्सेस करना चाह रहा है। तो हम कैशेस के अंदर कुछ स्ट्रेटजीज यूज करती हैं, रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है, कि आपने किस ब्लॉक को रिप्लेस करना है। आप आंखें बंद करके किसी ब्लॉक को रिप्लेस नहीं करते, तो उसमें कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको कहते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो बहुत लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है उसको आप रिप्लेस करते हैं, ठीक है, रैंडमली भी कर सकते हैं, ये भी स्ट्रेटजी है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो लीस्ट रिसेंटली यूज़ होती हैं। जो लीस्ट रिसेंटली यूज ब्लॉक है उसको आप रिप्लेस करते हैं। यस, अगर आपका बफर में है और कैश 1 में नहीं है और लेवल 2 कैश पे नहीं हुआ तो ये बेसिकली एक हैजर्ड होगा और हैजर्ड के लिए एक प्रोसेसर को स्टॉल होना पड़ेगा उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। अगर उसकी वैल्यू कहीं और अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको वो वैल्यू उसको स्टॉल एक साइकिल वो कंज्यूम करेगा रफली, तो वो उसको फिर वैल्यू अवेलेबल हो सकती है लेवल 2 कैश से। क्योंकि अगर अगेन एक बात और मैं बताता चलूँ, लेट्स सपोज वो वैल्यू लेवल 2 में चली गई है और प्रोसेसर को वो दोबारा चाहिए तो वो लेवल 2 से दोबारा लेवल 1 के अंदर आ जाएगी और वो मोस्ट रिसेंटली यूज की लिस्ट में होगा। क्लियर हुआ है? कुछ और पूछना चाहते हैं ना, मैं रिपीट कर देता हूँ। नहीं सर ठीक है, हो गया ठीक है, ओके गुड। कहीं पे भी दोबारा आप मुझे दोबारा भी क्वेश्चन कर सकते हैं कोई भी, अगर आपको कहीं पे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है जी। सर जो लेवल 2 में गई थी वो अपडेटेड वैल्यू गई थी या फिर प्रीवियस वैल्यू गई थी? नो अपडेटेड वैल्यू जाएगी, क्योंकि ये आपको जो ये डेटा हैजर्ड्स को आपने अवॉइड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा ये आपके हैजर्ड्स आना शुरू हो जाएं। आपकी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज होती हैं, अभी हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपके अभी कैशेस में ये क्वेश्चंस हैं कि भी अगर आपने एक ब्लॉक को रिप्लेस करना है तो आप किस ब्लॉक को रिप्लेस करेंगे। ये भी स्ट्रेटजीज हैं। आप आंखें बंद करके कैश में वैल्यू को स्टोर भी नहीं कर रहे। आपका ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपने अगर कोई ब्लॉक उठाना है तो कैश में कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंखें बंद करके ब्लाइंडली कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं। मिस रेट ये है फ्रैक्शन ऑफ कैश एक्सेस दैट रिजल्ट्स इन अ मिस, राइट। अगर आप इसका एक्सप्रेशन देखें, ओके जी, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी अपेंडिक्स बी में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको लगे कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ऊपर से गुजर गया ड्यूरिंग रीडिंग, जब आप इस बुक को टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो आप अपेंडिक्स बी को जरूर रेफर कीजिएगा, ठीक है जी। ये कुछ बहुत बेसिक्स हैं क्योंकि आप पहले ही माइक्रो प्रोसेसर और डिजिटल सिस्टम्स के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए अपेंडिक्स बी जो है हम उससे नहीं देख रहे, डायरेक्टली हम चैप्टर 2 के ऊपर है, ठीक है। तो अगर कुछ आपको लगे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ऊपर से गुजर गया, तो काइंडली अपेंडिक्स बी को पहले जरूर देख लीजिएगा, फिर समझ नहीं आता तो आप मुझसे जरूर क्वेश्चन करें, ठीक है जी। तो इसका एक्सप्रेशन भी आपके अपेंडिक्स बी में अवेलेबल है, बेसिकली नंबर ऑफ मिसेस डिवाइडेड बाय टोटल एक्स एक्सेस, ठीक है। तो मिस रेट जो है वो फ्रैक्शन ऑफ कैश एक्स एक्सेस है। मिसेस होते क्यों हैं, ठीक है जी, उसके मेन 3 कॉजेज हैं। नंबर 1 कंपल्सरी, बल्कि आप ये कहें कि आपकी मिसेस की टाइप्स हैं। कंपल्सरी मिसेस, क्या इनको कहते हैं कंपल्सरी मिसेस, इनको कहते हैं कैपेसिटी मिसेस, इनको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिसेस, ठीक है जी। तो कंपल्सरी मिसेस ये हैं जिनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, ये हमेशा मिस होगा। ये मिस तब होगा जब प्रोसेसर ने कोई वैल्यू सर्च की और उसको लेवल 1 कैश में नहीं मिली, क्योंकि वो वहां पे है ही नहीं, राइट। तो जब हमेशा फर्स्ट रेफरेंस करेंगे और वो ब्लॉक आपको लेवल 1 कैश में नहीं मिला तो इट मींस इट इज अ मिस, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि इट इज अ कंपल्सरी मिस, ठीक है। कंपल्सरी मिस अक्कर होता है तब ही कोई वैल्यू आपकी वैल्यू लो लेवल हायरार्की से हायर लेवल 1 कैश में कॉपी होगी,
और वो आपको मिलेगी। तो हमेशा पहली दफ़ा अगर आपको कोई वैल्यू कैश में नहीं मिली तो इट विल बी अ कंपल्सरी मिस, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। नंबर 2 इज कैपेसिटी मिस। कैपेसिटी मिस इस वजह से होता है कि आपकी कैशेस जो हैं वो उनका साइज, उनकी कैपेसिटी बहुत छोटी है, ठीक है, इतनी छोटी है कि बार बार जो है वो आपके ब्लॉक्स डिस्कार्ड हो रहे हैं क्योंकि आपको नए ब्लॉक्स को कॉपी करना है। तो आप लीस्ट रिसेंटली एक स्ट्रेटजी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रैंडमली डिस्कार्ड भी आप कर सकते हैं। लीस्ट रिसेंटली ज़्यादा यूज़ होती है। लीस्ट रिसेंटली यूज स्ट्रेटजी जो है वो कहती है लीस्ट रिसेंटली यूज जो ब्लॉक है उसको आप डिस्कार्ड करते हैं और उसकी जगह जो आप कंपल्सरी मिस की वजह से जो आपको एक ब्लॉक चाहिए वो आप लो लेवल से उठा के लेवल 1 में कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कैपेसिटी मिसेस तब होते हैं जब आपकी कैशेस का साइज बहुत छोटा हो और आपके बार बार ब्लॉक्स जो हैं वो डिस्कार्ड हो रहे हैं और उनको बार बार लेना पड़ रहा हो, ठीक है जी। नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट मिसेस। ये कॉन्फ्लिक्ट मिसेस अभी आप में से मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, जी आपका नाम क्या था जी, आपने मुझे अभी जो क्वेश्चन किया कॉन्फ्लिक्ट का कि सर अगर वो बफर में है वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैजर्ड्स की बात हो रही है ना वो बेसिकली यहाँ पे वो बात है, एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वैल्यू अपडेट ना हुई हो और आप उससे एक्सेस करना चाह रहे हो तो ये कॉन्फ्लिक्ट मिस में आएगा, ठीक है जी। जी आपने जिसने क्वेश्चन किया था यहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट मिस को भी अंडर देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको हम कॉन्फ्लिक्ट मिस भी कह सकते हैं कि एक वैल्यू अपडेट नहीं हुई और आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो डेट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट मिस, ठीक है जी। यस गुड, ओके जी। ये जो मिस रेट है ना ये कैशेस का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि ये हायर है, मिस रेट हायर होना तो आपकी कैश अच्छी नहीं समझी जाएगी, आपने इसको एक मॉडरेट वैल्यू पे रखना होता है, ठीक है जी। तो कई दफ़ा ये मिसलीडिंग होता है, आपको सही परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बता सकता, तो हम एक नया पैरामीटर यूज करते हैं विच इज मिसेस पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ओके अब ये जो है ना इस एक्सप्रेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है। दिस इज मिस रेट इनटू मेमोरी एक्सेसेस। जो मिसेस हैं, मिसेस इज इक्वल टू मिस रेट इनटू मेमोरी एक्सेसेस। अब एक चीज आपने याद रखनी है, मैंने भी आपको बताया जो मिस रेट है इट इज एक्चुअली इक्वल टू मिसेस मिस डिवाइडेड बाय मेमोरी एक्सेसेस, दैट इज अ मिस रेट। तो मेमोरी रेट को अगर आप मेमोरी रेट की यहाँ पे वैल्यू पुट करें विच विल बी इक्वल टू मिस ओवर टोटल मेमोरी एक्सेसेस, तो मेमोरी एक्सेसेस और मेमोरी एक्सेसेस कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास जो है वो सिंपल मिस रेट सॉरी ये मिसेस बच जाएंगे, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा गलत कह गया हूँ, मिस रेट मेमोरी एक्सेसेस सॉरी अगर आप ये मिस रेट की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो टोटल एक्सेसेस मेमोरी एक्सेसेस कैंसिल होंगे तो आपके पास ये वैल्यू वापस आपको रिटर्न हो जाती है। इस वैल्यू को उन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप ये कह लें कि इस लेफ्ट साइड पे आपने मेमोरी एक्सेसेस को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो डिवाइड करने की वजह से जो मिसेस डिवाइड बाय मेमोरी एक्सेसेस हैं ये मिस रेट बन जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पे मेमोरी एक्सेसेस हैं, ठीक है जी। अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपकी मेमोरी एक्सेसेस पर इंस्ट्रक्शंस हैं और यहाँ पे मिस रेट, आपने इस एक्सप्रेशन को मिसेस पर इंस्ट्रक्शन को आपने इस तरह एक्सपेंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम सॉरी, ये किसके इक्वल है? हिट टाइम। हिट मिसेस का जो ऑपोजिट है, मिस का जो ऑपोजिट है, मिस का जो ऑपोजिट है विच इज इट इज हिट, ठीक है। अगर प्रोसेसर को डिजायर्ड वैल्यू कैश में मिल गई है तो इट इज नोन एज हिट, ठीक है जी। हिट टाइम प्लस मिस रेट इनटू मिस पेनल्टी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो एक कंपल्सरी मिसेस के अंदर आपको जो वेट करना पड़ रहा है, एक ब्लॉक उठाना पड़ रहा है, तो इट इज अ मिस पेनल्टी, ठीक है। और मिस पेनल्टीज और भी होती हैं, ठीक है, तो ये हम आगे जाके देखेंगे। तो जो एवरेज एक्सेस टाइम है इट इज हिट टाइम। हिट जो है वो मिस का ऑपोजिट है, ठीक है। अगर मिस आपको वैल्यू नहीं मिली इट इज अ मिस, अगर आपको वैल्यू मिल गया इट इज अ हिट, ठीक है। तो हिट टाइम प्लस मिस रेट इनटू मिस पेनल्टी, ये हम आगे चैप्टर 3 और 4 में आई गेस देखेंगे, जिसमें हम मल्टी थ्रेडेड, आई गेस चैप्टर 5 में है मल्टी थ्रेडिंग। इनमें जो होता है ये जो पेनल्टी है उसको रिड्यूस करने के लिए आप बिल्कुल वही जो हमने पाइपलाइंस में देखा था कि इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन को आप रन कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टॉल साइकिल, ठीक है, ताकि आपके साइकिल ज़ाया ना जाएं।
तो यहाँ पे भी आप पेनल्टी को रिमूव करने के लिए आप आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मिसेस का जो इम्पैक्ट है वो आपका रिड्यूस हो जाए। आप दूसरी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप प्रोसेसर को स्टॉल नहीं करेंगे बल्कि एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है जी। ओके, अब इस कैश मिसेस को इम्प्रूव करने के लिए कि मिनिमम मिस हो 6 कैश ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उनमें से एक तरकीब तो ये एक स्कीम ये है कि आप एक लार्जर ब्लॉक साइज को यूज़ करें। कैश की बात नहीं कर रहे, ब्लॉक साइज की बात कर रहे हैं कि आप जब ब्लॉक को कॉपी करें तो ब्लॉक एक लार्ज ब्लॉक को कॉपी कर लें। इससे ये होगा कि कंपल्सरी मिसेस रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप लार्ज ब्लॉक को कॉपी करेंगे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उस ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होगी, ठीक है। तो कंपल्सरी मिसेस जो है इससे रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन लार्ज ब्लॉक को स्टोर करने के लिए आपको कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट मिसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, और जब आपकी मिसेस ज़्यादा होंगे तो मिस पेनल्टी जो है वो भी बढ़ जाएगी लार्ज ब्लॉक यूज़ करने की वजह से, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि जी आप एक और अल्टरनेटिव स्कीम ये है कि हम लार्जर टोटल कैश कैपेसिटी यूज़ कर लें टू रिड्यूस मिस रेट। हम कैश को बढ़ा दें, ब्लॉक को भी तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम कैश को भी बड़ा कर दें, तो उससे ये होगा कि हिट टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू जो कैश के अंदर पड़ी हुई है उसको सर्च करना पड़ता है, और वो सर्च जितनी ज़्यादा करनी पड़ेगी उतना ज़्यादा हिट टाइम आपका बढ़ जाएगा। अगर वैल्यू लेट्स सपोज कैश 1 के लेवल 1 कैश के अंदर अवेलेबल है लेकिन अब कैश बहुत बड़ी है, तो वो सर्च करने में जो टाइम है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लार्ज टोटल कैश यूज़ करने की वजह से आपका हिट टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन लार्ज कैश अगर यूज़ करेंगे तो पावर डेसिपेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि मिस रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नंबर 3 इज़ हाई एसोसिएटिविटी। अभी आपको मैं डायग्राम थोड़ी देर में बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। ये जो सेट एसोसिएटिव कैशेज हैं, आप जो हैं ये कहाँ पे गया जी, यस, आप एसोसिएटिविटी नंबर ऑफ सेट्स जो हैं वो बढ़ा दें, क्योंकि जब आप कैश को एक्सेस करते हैं तो आप नंबर ऑफ सेट्स, अगर आपने कैश को सेट्स में डायरेक्टली कैश नहीं है, फुली एसोसिएटिव कैश आपकी नहीं है, सेट एसोसिएटिव कैश है, तो हर कैश का जो सेट है वो इंडेक्स्ड होती है। आप एक इंडेक्स वैल्यू होती है, उस इंडेक्स वैल्यू की बेस पे आप एक सेट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप सेट एसोसिएटिविटी बढ़ा देंगे तो उसमें भी आपके कॉन्फ्लिक्ट मिसेस कम होंगे, हिट टाइम इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगेन एसोसिएटिविटी बढ़ाएं, कैश का साइज बड़ा कर दें तो पावर डेसिपेशन जो है वो आपकी हाई हो जाएगी। लास्ट थिंग नहीं, अभी खैर फोर्थ है जी हाई नंबर ऑफ कैश लेवल्स। इसमें आपकी जो ओवरऑल मेमोरी एक्सेस टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपकी वैल्यू रैम की बजाय कैशेस के अंदर अवेलेबल है। तो ओवरऑल हम इंस्ट्रक्शन वाइज बात नहीं करें, ओवरऑल जो है वो आपको मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो आपका इम्प्रूव हो जाता है। अगेन लेवल 4 लेवल 5 ये नहीं कि हम लेवल 10 तक कैशेस ले जाएं, तो हमने पीछे हम दाखला देखा है कि इंक्रीमेंटल चेंजेस जो है उनका वक्त के साथ साथ इनके हर इंक्रीमेंटल चेंज के साथ जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट रिड्यूस होता जाता है, ठीक है जी। तो मैंने अभी तक पर्सनली लेवल 4 तक मैंने देखा हुआ है, लेवल 5 तक मैंने पर्सनली नहीं देखा कि किसी प्रोसेसर में लेवल 5 कैश अवेलेबल हो। अगर किसी को पता है कि सर मेरे माइक्रो लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर है उसमें लेवल 5 कैश भी है, तो काइंडली मुझसे उसकी कंपनी और मॉडल ज़रूर शेयर कीजिएगा कि सर इस प्रोसेसर में लेवल 5 कैश अवेलेबल है, ठीक है जी। ओके, ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, गिविंग प्रायोरिटी टू रीड मिसेस ओवर राइट्स, ठीक है जी। तो अगेन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रीड ऑपरेशंस जो हैं आपके प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू राइट्स, ठीक है। तो आप प्रायोरिटी दे दें रीड मिसेस को ओवर राइट्स, ठीक है। तो इससे आपकी मिस पेनल्टी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये जो लास्ट में है इसमें में भी आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर में वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे है जी आप अवॉइडिंग एड्रेस, ये कैश ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है जी। आप ये कर रहे हैं अवॉइडिंग एड्रेस ट्रांसलेशन इन कैश इंडेक्सिंग। ये जो कैश इंडेक्सिंग है इसमें जो एड्रेस ट्रांसलेशन है, आप एड्रेस ट्रांसलेशन को अवॉइड करें, क्योंकि एड्रेस ट्रांसलेशन जब आप करते हैं तो इट सेल्फ ट्रांसलेशन भी कुछ टाइम कंज्यूम करता है। इस टाइम ये जो टाइम, अगर आप एड्रेस ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तो ये टाइम आपका बच जाएगा,
ठीक है, तो हिट टाइम इसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर आप में से किसी ने वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेसेस का आप लोगों को आइडिया हो, और आप लोगों ने ये माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा, उसमें आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इस एड्रेस ट्रांसलेशन को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? कोई आप में से रफली मुझे बता सकता है? आपको हिंट के तौर पे मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ कि कैशेस आपकी हार्डवेयर मैनेज कर रहा है, मेन मेमोरी और डिस्क स्टोरेज आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रही है। मैंने आपको हिंट दिया है जी। इस एड्रेस ट्रांसलेशन को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सर हम इसके अंदर जो मल्टीप्लेक्सर होता है एक तरह से, वो अगर अवॉइड करें तो वो मेरा क्या नहीं, मेमोरी नो 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 बिल्कुल नहीं। अगर आप मल्टीप्लेक्सर निकाल देंगे तो आपको मेमोरी एक्सेस कैसे होगी? हमने एड्रेस ट्रांसलेशन को अवॉइड करना। एड्रेस फिजिकल एड्रेस, जो मल्टीप्लेक्सर है वो फिजिकल एड्रेस उस पर आप प्लेस करते हैं तो फिर वो मेमोरी लोकेशन को वो एक्सेस करता है। फिजिकल एड्रेस होता है वो। यहाँ पे एड्रेस ट्रांसलेशन इट मींस कि कोई और एड्रेस है, वर्चुअल एड्रेस है। मैं आपको बता देता हूँ, वर्चुअल एड्रेस है जिसको ट्रांसलेट करना है फिजिकल एड्रेस में, और वो ट्रांसलेटेड एड्रेस फिजिकल एड्रेस आपके मल्टीप्लेक्सर पे प्लेस होता है और आपका मेमोरी वर्ड जो है वो आप उसे एक्सेस करते हैं। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो एड्रेसेस हैं वो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल एड्रेस स्पेस होती है। तो आप इस एड्रेस ट्रांसलेशन को इस तरह अवॉइड कर सकते हैं, इस एड्रेस ट्रांसलेशन को इस तरह अवॉइड कर सकते हैं कि जो वर्चुअल एड्रेसेस हैं उन्हीं को आप कैश इंडेक्सिंग के लिए अगर यूज़ कर लें तो आपको फिजिकल एड्रेस में जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी और आप एड्रेस ट्रांसलेशन को अवॉइड कर लेंगे फॉर कैश एक्सेसेस। जबकि आपको फिजिकली रैम को अगर एक्सेस करना है तो आपकी एड्रेस ट्रांसलेशन होती है फ्रॉम वर्चुअल, जो वर्चुअल एड्रेसेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है, वर्चुअल एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन, और वो फिजिकल एड्रेस आपके मल्टीप्लेक्सर पे प्लेस होता है और आपको वर्ड मिलता है। तो अगर आप वही ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्चुअल एड्रेसेस आप कैशेस के लिए यूज़ कर लें तो आप एड्रेस ट्रांसलेशन को अवॉइड करेंगे और आपका हिट टाइम इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है जी। इस डायग्राम की मैं बार बार बात कर रहा था, तो ये आपके सामने ये जो लेफ्ट पे ये वाली कैश है, इट इज़ फुली एसोसिएटिव कैश। फुली एसोसिएटिव में था कि हर सेट के अंदर एक ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर आप एक फुली एसोसिएटिव कैश है तो आपका ब्लॉक जो है, लेट्स सपोज एक ब्लॉक है, वो यहाँ पे किसी भी 12 ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर, ये ब्लॉक नंबर है, कोई 12 ब्लॉक है, वो इसमें से कहीं भी प्लेस हो सकता है। ठीक है, इस कैश का साइज जो है वो इसमें इस कैश में 8 सेट्स हैं और हर ब्लॉक एक सेट के अंदर जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैप के अंदर ये होता है, सॉरी ये फुली एसोसिएटिव है, पूरी कैश ही, फुल कैश ही, मैं आखिर में मैंने छोटी सी गलत बात उल्टा कह दिया मैंने। जो फुली एसोसिएटिव है, फुल कैश ही एक सिंगल सेट है, इसमें आपका ब्लॉक किसी भी जगह पे प्लेस हो सकता है। इस पूरी कैश में आपका ब्लॉक कहीं भी प्लेस हो सकता है। इस फुली एसोसिएटिव के अंदर फुल कैश एक सिंगल सेट की तरह बिहेव कर रही है। डायरेक्ट मैप के अंदर ये होता है कि आपका जो ब्लॉक, सॉरी सेट का साइज है वो एक सिंगल ब्लॉक के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वेशन की मैं बात कर रहा था 12 मॉडुलो 8। यहाँ पे मैंने आपको जो मैंने एक बताया था, ये जो बॉटम पे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है वो यहाँ पे यूज हो रही है, यहाँ पे। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज आपका ब्लॉक नंबर 12 है और आपने क्या कहते हैं, कैश का जो साइज है उसमें जो सेट्स हैं वो 8 सेट्स हैं। ठीक है, 1 0 to 7 8 सेट्स हैं। तो ये जो ब्लॉक है 12th ब्लॉक है, ये 12 मॉडुलो 8 विच इज इक्वल टू 4, राइट। 8 1s are 8, रिमाइंडर इज 4। तो ये फोर्थ ब्लॉक के अंदर, फोर्थ सेट में आपका 12th ब्लॉक प्लेस होगा। ठीक है जी, ये इक्वेशन यूज करते हैं ब्लॉक प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, रिप्लेसमेंट के लिए टेक्निक्स हमने, रिप्लेसमेंट डिफरेंट है, प्लेसमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ब्लॉक प्लेसमेंट के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ये सेट एसोसिएटिव है। अब यहाँ पे कुछ ये है, इस कैश में 4 सेट्स हैं और हर सेट के अंदर 2 ब्लॉक्स हैं। इस कैश को हम कहेंगे इट इज 2 वे। यहाँ पे जो मैंने n वे का जिक्र किया था ना, दिस n वे सेट एसोसिएटिव, तो इट इज एक्चुअली 2 वे सेट एसोसिएटिव कैश। ठीक है, ये 3 वे 4 वे 5 वे कैशेज हो सकती हैं। ठीक है जी, तो 2 वे मोस्टली यूज होता है, 2 वे टू 4 वे मोस्टली यूज होता है, इससे हायर वैल्यूज कम ही यूज होती हैं। तो दिस कैश इज 2 वे सेट एसोसिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेट्स हैं,
12th ब्लॉक आपने प्लेस करना है तो 12 मॉडुलो 4 इट मींस इस ब्लॉक ने जीरोथ सेट में प्लेस होना है। अब जीरोथ सेट में ये कहीं भी प्लेस हो सकता है, ये रैंडमली प्लेस होता है 0 में या 1 में। जब भी प्रोसेसर को कोई वैल्यू सर्च करनी है तो उसके पास इस सेट का एड्रेस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सेट का एड्रेस, उसे सेट पता चल जाता है एड्रेस में। लेकिन जब उसे एड्रेस पता चल गया, उसे सेट पता चल जाता है ना प्रोसेसर को, तो फिर वो एक एक ब्लॉक को चेक करता है कि मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ, ये रैम है, लंबी सारी रैम, ठीक है, वैल्यूज ही वैल्यूज हैं, ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स हैं। तो ये आपकी कैशेज हैं, ये 3 टाइप्स की मेन कैशेज हैं, और ये सेट एसोसिएटिव की फर्दर कैशेज हैं, एन वे सेट एसोसिएटिव। तो जितने एन की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे 2 वे सेट एसोसिएटिव है, एक सेट के अंदर 2 ब्लॉक्स आप डाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर इस पे ये तो पहले जी, पहले आप पूछें जी। हाँ जी, आप पूछें। यस, हाँ जी, 12 आप वेट करें। 12 mod 4, इसमें 8 और 4 की वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ सेट्स को। 8 इज नंबर ऑफ सेट्स। डायरेक्ट मैप के अंदर यहाँ पे 8 सेट्स हैं, क्योंकि डायरेक्ट मैप के अंदर हर सेट में एक सिंगल ब्लॉक आ सकता है। तो इस कैश में 8 सेट्स हैं, यहाँ पे इस कैश में 4 सेट्स हैं, तो ये नंबर ऑफ सेट्स हैं। ठीक है, और ये सेट्स जो है ये हम हार्डवेयर लेवल पे डिफाइन करते हैं कि ओके ये इतनी। यस, ये कैशेस आपकी हार्डवेयर में है। ये देखें कहाँ पे लिखा है, यस ये देखें, मैनेज बाय हार्डवेयर। ठीक है, पूछ लें जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अभी कोई और क्वेश्चन आ गया ना दोबारा पूछ लीजिएगा जी। साथ आप पूछ लें। सर ये एक सवाल है, जो प्रोग्राम कंपेयर है वो तो मेमोरी को कर रहा था, तो प्रोग्राम कंपेयर को हम फ्लैश इसमें कैसे ले आते हैं सर? वेरी गुड। जो कैशेस हैं इनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। आप लोगों को पाइपलाइन में याद होगा, आपकी मेमोरीज को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, डेटा मेमोरी। तो जो इंस्ट्रक्शंस जिस मेमोरी में पड़ी हैं, आप उनके साथ इंस्ट्रक्शन कैश को कनेक्ट कर देते हैं। जो डेटा मेमोरी के साथ कैशेस कनेक्टेड हैं वो डेटा कैशेस कहलाती हैं। तो ऑटोमेटिकली जो इंस्ट्रक्शन रिसेंटली यूज हो रही है वो आपकी लेवल 1 इंस्ट्रक्शन कैश में अवेलेबल होगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। ओके गुड जी। और भी क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। लास्ट स्लाइड है आज की, इसमें जस्ट मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये बेसिकली आपके जो एड्रेस है, कैश का जो बेसिकली एड्रेस है, वो कैसे आप उसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये ब्लॉक एड्रेस है और ये ब्लॉक ऑफसेट है, ये टैग बिट है, ये इंडेक्स बिट है। ठीक है, इंडेक्स बिट यहाँ पे इस केस में अगर 4 सेट्स हैं तो इंडेक्स बिट ओनली 2 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी इन 4 सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, 0001 1011, राइट। तो इंडेक्स बिट के अंदर सिर्फ 2 बिट्स हैं। ऑफसेट फील्ड जो है ये ब्लॉक कितना बड़ा है आपका, राइट। आप फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लॉक साइज जो है 32 बाइट्स का है, ठीक है, लेट्स सपोज आपका ब्लॉक 32 बाइट्स का है, तो ये जो ब्लॉक ऑफसेट है इसके लिए आपको 5 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज 32 बाइट्स का आपका ब्लॉक है, तो 5 बिट्स आपको ब्लॉक ऑफसेट के लिए यूज होंगी। 4 सेट्स हैं, अगर सिर्फ 4 सेट्स हैं, एग्जांपल के तौर पे इतनी छोटी कैशेस नहीं होती, लेकिन अगर आपके सिर्फ 4 सेट्स हैं तो 2 बिट्स आपके इंडेक्स के लिए यूज होंगी। और लेट्स सपोज आपका 16 बिट्स का एड्रेस है, टोटल एड्रेस जो है वो 16 बिट्स का है। ऐसा है, होता नहीं है, अमूमन 32 बिट्स या 64 बिट्स की एड्रेस स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, आजकल 16 बिट ऑब्सोलीट हो चुका है। तो लेट्स सपोज आपका 16 बिट का एड्रेस है, तो 2 बिट्स यहाँ पे यूज होगी, 5 बिट्स यहाँ पे यूज होगी, 7 बिट्स होगी इंडेक्स और ऑफसेट की, रिमेनिंग 9 बिट्स जो है वो टैग के लिए यूज होंगी। ठीक है, ये टैग जो है बेसिकली हर ब्लॉक का टैग है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन है? इंशाल्लाह आज का लेक्चर की ये लास्ट स्लाइड है, इंशाल्लाह फिर हम आगे जाके यहाँ से स्टडी स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जो इंडेक्स है, प्रोसेसर को इंडेक्स जो है वो ये सेट का इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स से सेट का पता चल जाता है कि कौन से सेट में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वो 1 बाय 1 उसको सेट के अंदर सर्च करना पड़ता है। तो इसीलिए
2 वे 4 वे मोस्टली यूज होते हैं, इससे ज़्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 वे सेट एसोसिएटिव बनाएंगे तो वो 100 वैल्यूज को प्रोसेसर को सर्च करना पड़ेगा, तो और ये सर्च भी पैरेलल में होती है तो उसका हार्डवेयर कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको आप अवॉइड करते हैं। ठीक है, 2 वे 4 वे इससे ज़्यादा हम नहीं यूज़ करते। तो ये जो सेट का एड्रेस है ये आपको इंडेक्स से पता चल जाएगा। ऑफसेट, ब्लॉक ऑफसेट डिपेंड करता है आपका ब्लॉक के साइज क्या है, रिमेनिंग बिट्स आपकी टैग के लिए यूज होती है। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपल्सरी मिसेस दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? कर सकता हूँ जी। कंपल्सरी मिसेस जो हैं बेसिकली हमेशा होंगे, कंपल्सरी इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे कैश में कोई वैल्यू चाहिए और वो कैश में अवेलेबल नहीं है तो इट इज़ अ मिस, और इसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। तो जब एक मिस अकर हो जाता है तो फिर वो लो हायरार्की से वो रिट्रीव करके हायर लेवल पे लेवल 1 कैश में कॉपी करता है। ठीक है, तो कंपल्सरी मिसेस तब होंगे जब वो वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, और वो हमेशा होंगे, आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। जब भी आप पहला रेफरेंस करेंगे और वो वैल्यू लेवल 1 कैश में इमीडिएट लेवल में जो जिस कैश में आप बात कर रहे हैं अगर उसमें अवेलेबल नहीं है तो डेट विल बी अ मिस। एक बात याद रखें, ये लेवल 3 पे भी मिस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेवल 1 में नहीं मिला, लेवल 1 मिस हो गया कंपल्सरी मिस, उसने लेवल 2 में सर्च किया वहां पे भी नहीं मिला, लेवल 2 कंपल्सरी मिस हुआ, लेवल 3 में मिल गया, लेवल 3 के लिए डेट विल बी हिट। ठीक है, और आपने दूसरी बात पूछी है कॉन्फ्लिक्ट मिसेस में, तो प्रोग्राम मेक्स रिपीटेड रेफरेंसेस टू मल्टीपल एड्रेस फ्रॉम डिफरेंट ब्लॉक्स दैट मैप टू द सेम लोकेशन। ठीक है, यानी आप एक आपके डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं सेम लोकेशन पे मैप हुए हुए हैं, इस वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट मिसेस होंगे। नंबर 2 जो मैंने आपको पहले बात की है, अगर आपकी वैल्यू अपडेटेड नहीं है तब भी आपके कॉन्फ्लिक्ट मिसेस हो सकते हैं। ठीक है, कोई क्लियर हो गया है, कुछ और पूछना चाह रहे हैं? सही, ब्लॉक एड्रेसेस वाली यानी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टीपल रेफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। ओके जी, लेट्स सपोज एक प्रोग्राम है, ठीक है, और वो मल्टीपल रिपीटेड रेफरेंसेस करता जा रहा है और मल्टीपल एड्रेसेस को, राइट, और आपका आप इसको ये कह सकते हैं कि आपकी जो ब्लॉक्स हैं फ्रॉम डिफरेंट ब्लॉक्स दैट मैप टू द सेम लोकेशन इन द कैश, आपके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, और वो जो अगर आप ये बात करते हैं यहाँ पे, तो आपके डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स वो सेम सेट में मैप हुए हुए हैं। यहाँ पे कहाँ पे गया जी, डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं वो आपके एक ही सेम लोकेशन पे मैप हुए हुए हैं। तो यहाँ पे आप एक एड्रेस डिफरेंट है, ठीक है, एड्रेस डिफरेंट है लेकिन ब्लॉक एक सिंगल ब्लॉक पे मैप हुए हैं, तो यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा दोबारा कोशिश करता हूँ। आपका एक एड्रेस की वैल्यू है, वो लेट्स सपोज इस 4th पे मैप हुई हुई है, एक और एड्रेस है वो भी इस 4th पे मैप हुई हुई है, तो आपका ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन ये यानी कि कैपेसिटी या कंपल्सरी मिस ट्रांसलेट नहीं होना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो वैल्यू अवेलेबल है। लेवल 1 लेट्स सपोज दिस इज लेवल 1 कैश, तो लेवल 1 में वो अवेलेबल है, लेकिन आपके मल्टीपल एड्रेसेस सेम लोकेशन पे मैप हुए हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है एक जगह से वो अपडेट हो रही हो, दूसरी जगह से वो अपडेट ना हुई हो। मल्टीपल रेफरेंसेस है ना, यहाँ पे उसने मल्टीपल रेफरेंसेस की भी बात की है, रिपीटेड रेफरेंसेस टू मल्टीपल एड्रेसेस। और कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लें। सर रेफरेंसेस भी ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे कि यानी कि वैसे तो ये पॉइंटर टू अ मेमोरी लोकेशन ही होते हैं ना वैसे तो? यस एड्रेस होते हैं, मेरे रेफरेंसेस बेसिकली एड्रेस है ना, आपने उसको एड्रेस प्लेस किया और आपको वैल्यू मिल गई। राइट। जी जी, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये जो डायरेक्ट मैप्ड है, इस केस में हमारे पास कैश फुल सिर्फ एक ही ब्लॉक यूज होगा?
मुझे ना आपकी आवाज़ दरमियान में कट गई, आप काइंडली रिपीट कर दें। अगर ये डायरेक्ट मैप कैश में आप क्या पूछ रही हैं? सर हमारे पास ये कैश फुल यूज नहीं होती, मतलब कि सिर्फ एक ही ब्लॉक यूज होगा? नो 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 नो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेट्स सपोज आप जो हैं आप ब्लॉक 7 को कॉपी करना चाह रही हैं, ठीक है। तो आप इस जीरो पे प्लेस कर देंगी तो ये कैश बिल्कुल फुल हो सकती है। जब ये सारे सारे सेट्स फुल हो जाएंगे तो आपकी कैश फुल हो जाएगी। अभी इसमें सिर्फ ये ब्लॉक नंबर है, कोई भी ब्लॉक नंबर हो, 0 1 2 3 4 5 6 100th ब्लॉक भी आप कॉपी करेंगे तो 100 मॉडुलो 8 जो भी वैल्यू बनेगी, रिमाइंडर आएगा, वो इनमें से कहीं सेव हो जाएगा, ठीक है। जी जी। कुछ और पूछना है पूछ लें। और सर जो रीड मिस प्रायोरिटी इंक्रीज करना फॉर ऑप्टिमाइजेशन, सर उसकी वजह क्या है? उसकी यानी वजह ये है कि आपके जो रीड्स होते हैं वो प्रोग्राम में ज़्यादा होते हैं। ये हमने चैप्टर 1 में देखा था, जहाँ पे हमने बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स देखी थी, बेंचमार्क्स के रन करने के बाद बहुत सारे कर्व्स देखे थे, बार ग्राफ्स देखे थे। सो रीड आपके प्रोग्राम में हमेशा ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू राइट। आप खुद गौर कर सकते हैं, आप एक यूट्यूब आप कंटेंट क्रिएटर हैं या कंटेंट एब्जॉर्बर हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप सब ऑब्जर्व करते हैं, रीडर हैं, आपने बहुत कम पोस्ट करते होंगे, बहुत कम कमेंट्स करते होंगे। तो प्रोग्राम्स में भी यही होता है, कंप्यूटर्स में भी यही होता है कि आप राइट कम करते हैं, रीड्स ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमने रीड्स को प्रेफर किया हुआ है और उसे प्रेफरेंस दी हुई है ओवर राइट, ठीक है। ये सब, लेकिन सर प्रेफरेंस किस तरह हम दे रहे होंगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ इस बात का? ओके, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक रीड मिस अकर हुए और राइट मिस भी अकर हुए, ठीक है। तो आप रीड मिस को पहले रिजॉल्व करेंगे, लो लेवल से वैल्यू उठा के पहले प्लेस करेंगे कैश में, राइट को बाद में हैंडल करेंगे, राइट सर। ठीक है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट मिसेज है ना, आप ही ने पूछा था क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट मिसेज का। यस सर। ओके, बेसिकली ना आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि लेट्स सपोज आपकी कैश ना फुल हो गई है, ठीक है, और आपके कैश आपकी फुल हो गई है और आपने ना उस ब्लॉक को डिस्कार्ड कर दें। लेट्स सपोज ये आपकी कैश फुल है और आपने फोर्थ ब्लॉक को जो लीस्ट रिसेंटली यूज़ है, लेट्स सपोज लीस्ट रिसेंटली यूज़ है, आप इसको डिस्कार्ड करते हैं और साथ ही वो प्रोसेसर जो है उस ब्लॉक को रीड भी करना चाहता है, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि आप डिस्कार्ड भी करना चाह रहे हैं और रीड भी करना चाह रहे हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, राइट सर। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, मैं यहाँ पे 2-3 मिनट्स और वेट कर रहा हूँ। आप में से जिसका कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जी एमएस के स्टूडेंट्स जो अगर अभी इस वक्त हाजिर हो गए हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला की, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला की ईमेल आई थी, उन्होंने मुझे पेपर बताया था और उनको मैंने गाइड कर दिया था कि भी ओके IEEE ट्रांसैक्शन का IEEE जर्नल पेपर होना चाहिए। और अगर आप स्प्रिंगर या वाइले या एल्सेवियर का जर्नल भी ढूंढते हैं तो फाइन, लेकिन जर्नल होना चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस आप IEEE को करेंगे, ठीक है। एल्सेवियर, वाइले और स्प्रिंगर, इनके जर्नल्स को भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उससे मुझे एक ईमेल आई थी, बाकी जो 2 स्टूडेंट्स हैं, आई गेस खतीजा है, क्या नाम है, खतीजा ही है, खतीजा मरियम, जी सर। नहीं हाँ खतीजा मरियम जी, आपकी मुझे कोई ईमेल नहीं आई। और तीसरे स्टूडेंट कौन है, मुझे लगता है वो आज तक हाजिर नहीं हुए जी। हैं कोई तीसरा स्टूडेंट जो एनरोल है? एक मिनट खतीजा वेट करें जी। थर्ड स्टूडेंट जो इस कोर्स में एनरोल हैं, अभी तक वो नहीं आए, राइट। उनका मैंने विड्रॉ करा देना इस कोर्स से, फोर्स विड्रॉ, राइट, WF दे देना, क्योंकि अगर अटेंडेंस पूरी नहीं है तो मैं विड्रॉ आपको WF दे सकता हूँ, ठीक है जी। मैं आपको खुद ही निकाल दूँ जी, आपकी ज़रूरत नहीं है इस कोर्स में जी। थर्ड स्टूडेंट
नहीं है। ठीक है जी, अभी तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी ना, मुझे उनका इस शक्ल तो मैं यहाँ पे भी नहीं देख सकता। एटलीस्ट मैंने उनका अभी तक एक दफ़ा भी ऑनलाइन नहीं होते हुए देखा। राइट जी खदीजा, अब आप क्या कह रही थी? सर मैं कह रही थी उन्होंने शायद रजिस्टर करना ही नहीं है, वो एज अ मतलब वैसे ही ले रहे थे कोर्स। ओके, लेकिन उनका एलएमएस में नाम है, उन्हें कि अगर नहीं लेना तो बेशक इसे ड्रॉप कर दें। मैंने अपने अगर वो उन्होंने कोर्स नहीं लेने में विलिंग तो एलएमएस पे कर दें, ताकि मुझे पता हो कि कितने स्टूडेंट्स विलिंग है। तो आप विलिंग हैं या आपने भी ड्रॉप करना है? नहीं सर, आई एम विलिंग। अच्छा चलें। अच्छा, आज जिस दिन मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ उस दिन आप लेट आती हैं। मैंने आज भी अटेंडेंस मार्क किया। सर मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो ओके, लेकिन आपकी मुझे ईमेल नहीं आई असाइनमेंट से रिलेटेड। ओके जी, इस वक्त मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं अगर सोचता हूँ जी ओके थर्ड स्टूडेंट ने ड्रॉप कर लेना है, अगर वो नहीं भी ड्रॉप करते और बाद में उनका इरादा बन जाता है एग्जाम में अपीयर होने का, तो इस असाइनमेंट में उनका अंडा लग जाएगा। राइट, तो अब मैंने आपको मंडे तक का टाइम दिया था, अब एक दफ़ा दोबारा टाइम दे रहा हूँ खदीजा, अगर आपकी भी वेंसडे तक ईमेल ना आई तो आपका भी मैं अंडा लगा दूंगा। ठीक है जी। और जो हाफिज़ हैं वो काइंडली, उन्होंने तो मुझे बिल्कुल ईमेल किया है, कल उनकी ईमेल्स आती रही हैं मुझे, तो वो भी अपना प्रॉब्लम करके मुझे वेंसडे तक इस फाइनल करें, ताकि फिर इनको हम इनकी प्रेजेंटेशन जो हैं वो फिर नेक्स्ट वीक हैं उससे ऑनवर्ड जो एक दो वीक के बाद जो है उसको शेड्यूल करें। ठीक है जी। तो खदीजा और हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, आप दोनों जो हैं मुझे वेंसडे के बाद, वेंसडे तक मुझे, वेंसडे का मतलब ये है कि बिफोर क्लास, बल्कि आप ये कहेंगे ट्यूसडे 12 रात के 12 बजे तक, ट्यूसडे को रात के 12 बजे से पहले पहले मुझे आपके पेपर्स मिल जाने चाहिए। ठीक है जी, ये अब इसके बाद अंडा लग जाएगा आप लोगों का। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ओके जी जी। सर उसमें डिफरेंट स्कीम्स का सर्वे होना चाहिए या किसी एक स्कीम पे कुछ भी हो, मैंने आपको ब्रांच प्रेडिक्शन की बात कही है, आपने मुझे की ब्रांच प्रेडिक्शन स्कीम समझानी है कि सर ये ब्रांच प्रेडिक्शन स्कीम है और इसके लिए हमें ये यूज होती है। ठीक है जी। और अगेन कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि भी आप कोई 1950s का कोई पेपर ढूंढ के मुझे दे दें। ठीक है, लेटेस्ट होना चाहिए, कोशिश करें कोई 2010 के बाद हो। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन कोई और नहीं मुझे लग रहा, अगर है तो पूछ लें, अदरवाइज तो मैं इसको क्लोज कर दूँ। ओके जी, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू। इंशाल्लाह वेडनेसडे को हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।